हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट प्लस एम्स मेडिकल सोशल वर्क, साथ ही साथ आरपीएससी जिसका एग्ज़ाम 28 जनवरी को होने वाला है, और सेट से संबंधित ही आज की क्लास होने वाली है। और ये सभी एग्ज़ाम की जो मैं तैयारी करवाता हूँ, ये सोशल वर्क से संबंधित जो सब्जेक्ट आपका एक है समाज कार्य पार्ट बी, मैं उसी पर आप लोगों को जो है समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ, यूजीसी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। एम्स मेडिकल सोशल वर्क अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं या सेट का आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं समाज कार्य में ही आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो आज मैंने आप लोगों के लिए समाज कार्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। ऐसे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न है, साथ ही साथ आकलन से संबंधित प्रश्न है, असेसमेंट से भी रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों के लिए, और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं, आप लोगों को बेसिक जानकारी से स्टार्ट किया जा रहा है सोशल वर्क, और मैं आपको एवरीडे लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, यूनिट वाइज आपका मॉक टेस्ट भी होगा, और यूनिट वाइज टॉपिक भी आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाएगा। कुछ नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स, उसको भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर मैं आप लोगों से बात करूं 2004 से लेकर जो 1 अक्टूबर 2022 को पेपर पूछा गया था सोशल वर्क में, उसको व्याख्या सहित आप लोगों को हल करवाया जाएगा। बट मैंने यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट लिए हैं समाज कार्य का, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग समाज कार्य में अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैं यूनिट नंबर 5 पर इस समय आ चुका हूँ, जो रिसर्च से संबंधित है। कल मैंने सैम्पलिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी बेसिक बताया है, आज रिसर्च के अंतर्गत जो है सैम्पलिंग पूरा डिटेल जानकारी दूंगा 6:30 पर, और उसके बाद 8 PM पर आप लोगों का जो है हाइपोथेसिस चलेगी, यानी परिकल्पना पर बातचीत करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से आप सभी लोग आज की जो ये क्लास है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखिएगा। और यदि आप 6:30 या 8 PM आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूजीसी का जो है कोर्स परचेज करना पड़ेगा। या तो अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके कोर्स को परचेज करके आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को जो है क्लास का लिंक मिलेगा, आप 6:30 और 8 PM पर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैंने नंबर भी बताया है कि 85060, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, या तो स्क्रीन पर यहाँ पर है 8506031308 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न ये है कि इस विकासात्मक चरण में, मैंने पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिखाया है, बाद में फिर मैं आप लोगों से ऑप्शन पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, तो कह रहा है कि इस विकासात्मक चरण के दौरान एक बच्चा ठोस से अमूर्त में, देखिए शुद्ध हिंदी का प्रयोग है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश भी बताऊंगा जहां आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्क्रीट टू अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही है, अमूर्त चिंतन या अमूर्त सोच की बात हो रही है। तो ठोस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉन्क्रीट होता है, अबस्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त होता है। इस सोच में प्रगति करता है और भूत वर्तमान भविष्य के विषयों को समझ सकता है। इस अवस्था के दौरान बच्चे भी अहंकारी होते हैं। ध्यान से समझिए, बेसिकली ये ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंटल स्टेज, इस बात से आप सहमत हैं कि अ चाइल्ड प्रोसेस प्रोग्रेस फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अबस्ट्रैक्ट टेकिंग, ध्यान से बातों को समझने का प्रयास करें, एंड कैन कॉन्फ्रिहेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर थीम्स
उनके विषयों को समझ सकता है। तो चिल्ड्रेन आल्सो टेंड टू बी ईगोसेंट्रिक ड्यूरेशन दिस स्टेज। काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द ये ईगोसेंट्रिक। और ईगोसेंट्रिक बेसिकली अगर कोई बात करता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बच्चे में विकास को लेकर, तो वो आपका जीन पियाजे का नाम आता है। किसका नाम आता है? जीन पियाजे। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कहते हैं इस थ्योरी के बारे में, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जहाँ पे चिल्ड्रन की एज बताई जाती है 2 से 7। आपको मैं बता दूं 2 से 7 एक जीन पियाजे के द्वारा सेंसरी मोटर स्टेज है, एक ठोस को जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसी को, और प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको अमूर्त भी कहा जाता है ना। तो ध्यान रखना, मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यहाँ जो चिल्ड्रन बिटवीन एज बताई गई है 2 से 7 ईयर, और ये बेसिकली आपको बताता है कॉन्क्रीट थिंकिंग को लेकर। किसको? कॉन्क्रीट थिंकिंग को लेकर। और 2 से 7 ऑप्शन नंबर आपका सी में है। 0 से 2 के लेकर अगर बात करें सेंसरी मोटर है। और ध्यान रखिएगा 2 से 7 जो है प्री ऑपरेशनल है, और 7 से जो 11 है वो आपका बन जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बन जाती है। और जब फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करते हैं तो 11 से लेकर 15 यानी 11 to 15 बन जाता है। तो यहाँ जो प्रश्न था हमारे सामने ईगोसेंट्रिक ड्यूरेशन, वो ऑप्शन नंबर आपका सी को बताता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो शब्द है, ये शब्द आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ईगोसेंट्रिक शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 एक प्रकार से अप्लाइड प्रश्न बनाया गया है और अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि जॉन बॉल्बी और अटैचमेंट सिद्धांत पर उनकी स्थिति के अनुसार किस चरण के दौरान एक बच्चा रोना शुरू कर देता है, और जब कोई अपरिचित व्यक्ति उसे पकड़ने या निकट आने की कोशिश करता है तब। ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू जॉन बॉल्बी एंड हिज पोजीशन ऑन अटैचमेंट थ्योरी, बात केवल यहाँ पर अटैचमेंट थ्योरी से है। और अटैचमेंट थ्योरी ड्यूरिंग विच स्टेज डज अ चिल्ड्रन बिगिन टू क्राई व्हेन एन अनफेमिलियर, ठीक है, पर्सन ट्राइज टू होल्ड अ क्लोजिंग अप्रोच देम। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है ऑप्शन में? एक तो सीखा हुआ व्यवहार जिसको हम बोलते हैं लर्नड बिहेवियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी इसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सेपरेशनल एंजाइटी जिसको हम जादुई का बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी इस शब्द को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये एक प्रकार का एंजाइटी है, आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं एंजाइटी के बारे में, है ना। और फिर आपका एक लास्ट ऑप्शन बचता है यहाँ पे पृथक्करण चिंता, है ना। तो ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है, जो चिंता विकार है ये एक प्रकार का, ये क्या है? ये डिसऑर्डर है ना। ऐसे में अगर हम बात करें तो स्ट्रेंजर जो एंजाइटी होती है ये बेसिकली अनफेमिलियर पर्सन ट्राइज टू होल्ड और क्लोजली अप्रोच देम, ठीक है। तो अटैचमेंट थ्योरी में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला है आपका, ये करेक्ट माना जाएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया, मैस्लो के ज़रूरतों के पदानुक्रम के 5 चरणों में से किसमें एक व्यक्ति अपनी जो है सच्ची बुलाहट का अनुभव करता है और अपने आसपास की दुनिया के साथ जैसी उससे निपटना है और उसे पूर्ण हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो पूर्ण तरीके से बात की जा रही है, पूर्ण होने की तरह ही झलक मिलती है, पूर्ण होने की तरह ही झलक मिलती है। बेसिकली यहाँ जो अब्राहम मैस्लो का रिलेट में प्रश्न बनाया गया, इस प्रश्न के अंतर्गत कहा गया बेसिकली कि इन विच ऑफ द 5 स्टेज ऑफ मैस्लो
हायरार्की ऑफ नीड डज एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, है ना, हिज और हर ट्रू कॉलिंग डीलिंग विद द वर्ड अराउंड देम एज इट एज या एज इट इज की बात हुई, एंड हैज़ अ ग्लैमर टू व्हाट इट इज़ लाइक टू बी कंप्लीट। तो इसके अंतर्गत जो 5 चरण है जहाँ पे बात एज इट इज की हो रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ एक बात हो रही है, एज इट इज की बात हो रही है, और इसी शब्द को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जैसी है, ठीक है। अब इस शब्द के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या बड़ी इच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम नीड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टीम नीड कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेफ्टी बोलते हैं, इसको सेफ्टी नीड कहते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बेसिकली फिजी या साइकोलॉजिकल बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, साइकोलॉजिकल नीड बोलते हैं। और ये जो आपका होता है ये बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसको कहा जाता है ना। तो यहाँ जो प्रश्न है अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से है, और अकॉर्डिंग टू मैस्लो ने कहा कि इज़ वेयर अ पर्सन नीड टू बी हिज और हर सेल्फ, है ना। और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। और इस प्रश्न की जो नीड है यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन नंबर डी को ही बता रहा है। तो याद रखना एज इट इज़ का जो प्रयोग है वो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ऐसे में बच्चा क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है ना। तो इसका सही जवाब अगर हम बात करें मैस्लो के अकॉर्डिंग तो आपस में निपटने जैसी जो झलक मिल रही है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मिल रही है, याद रखिएगा। बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि क्रेग एक ग्राहक है और जिसने आघात के आसपास के मुद्दों को हल करने के लिए अभी मनोचिकित्सक में प्रवेश किया है, और उनके चिकित्सक और एक लाइसेंस प्राप्त नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता पाता है कि जब वह इस पिछले या यौन शोषण की प्रकृति का वर्णन करता है तो उन्हें अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करने में असमर्थता होती है। तो क्रेग कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा करेंगे, और वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वह मेरे पिता हैं। तो क्रेग किस रक्षा युक्ति का प्रदर्शन कर रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों ऑप्शनों को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये बेसिकली अगर हम बात करें जो इनकार है, इनकार शब्द बेसिकली डेनियल शब्द को रिप्रेजेंट करता है और अभिनय द्वारा दर्शाना एक्टिंग आउट को बताता है, ठीक है, एक्टिंग आउट को बताता है। और जो मुआवजा है ये बेसिकली कॉम्पेहेंसेशन की बात करता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद पृथक्करण है, ये बेसिकली अगर हम बात करें पृथक्करण को तो डिसोसिएशन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा डेनियल होगा, और डेनियल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इनकार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि एक केस वर्कर वर्तमान में एक ग्राहक के साथ काम कर रही है जो स्थानीय सामुदायिक केंद्र के माध्यम से सेवाओं तक पहुंचाने में उसकी सहायता कर रही है। तो केस वर्कर क्लाइंट की असभ्य और आत्मकेंद्रित पाता है। तो अपने पर्यवेक्षक के साथ या मामले की समीक्षा करते समय केस वर्कर अपने पर्यवेक्षक को सूचित करता है कि ग्राहक उससे नफरत करता है, और यह केस वर्कर किस रक्षा युक्ति तंत्र का प्रदर्शन कर रहा है? अच्छा सवाल ये भी है। अगर हम बात करें इस प्रश्न में अंतर्मुखी को हम लोग कह सकते हैं इंट्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। विश्लेषण की पहचान तो प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टिव, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और उसके बाद प्रोजेक्शन तो ऑलरेडी दिया गया है, और एक आपका निगमन होता है जिसको हम लोग इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो इसका सही जवाब जो माना जाएगा प्रोजेक्शन माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे सी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने ये है कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम थ्योरी की बात की जा रही है बेसिकली,
व्हाट इज़ अनदर टर्म फॉर स्टडी स्टेट, यानी एक प्रकार से स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बात की जा रही है प्रणाली सिद्धांत के अनुसार कि स्थिर अवस्था के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है ना, अनदर टर्म्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे अभी आपको। देखिए, एक इनपुट है, आप जानते हैं, एक होमोस्थेसिस है जिसको हम समस्थिति बोलते हैं, यही बेसिकली आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, SIS। ठीक है, SIS। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एक ओपन होता है, ओपन गलत हो जाएगा यहाँ पे, और इनपुट भी गलत हो जाएगा, और भेदभाव तो आपका गलत हो ही जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, वह शब्द इस विचार को संदर्भित करता है कि एक व्यक्ति एक विशेष सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, नस्लीय समूह को सदस्य है जो समान भाषा, इतिहास, समाज, संस्कृति और धर्म को साझा करता है। तो यह समानता रखता है, निम्न में से कौन सा। ठीक है, तो दिस टर्म रेफर टू द आइडिया दैट वन इज अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कल्चर, नेशनल, है ना, रेशियल ग्रुप that share on has similar such a common language, history, society, culture and religions, है ना। तो इसका सही जवाब जो माना जाएगा वो एथनिसिटी को माना जाएगा, बेसिकली जातीयता इज़ द राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। और जो ये शब्द है, ये इम्पोर्टेंट शब्द है, इस शब्द को आप लोग ध्यान रखेंगे और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक जाति होता है जिसको हम रेश के रूप में जानते हैं, एक कल्चर आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा, कल्चरल आइडेंटिटी को। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे कल्चरल जो है डाइवर्सिटी है, ये कल्चरल डाइवर्सिटी, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब बट जो माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर माना जाएगा, ए, जातीयता। एमी एक छोटे सामुदायिक क्लिनिक के कार्यक्रम निर्देशन, क्लिनिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की आवश्यकता को निर्धारण करने और संबोधित करने की प्रभारी है। वह बेहतर ढंग से समझना चाहती है कि क्लाइंट या ग्राहक उपचारात्मक सेवाओं को लगातार उपयोग क्यों नहीं कर रहा है, और कार्यक्रम की ज़रूरतों को निर्धारित करने और उसको संभावित कमियों को दूर करने के लिए कौन सा मूल्यांकन उपकरण सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा उसका आपको हम बात करें तो नीड असेसमेंट होगा। यहाँ पे ना ही फॉर्मेटिव आपका इवैल्यूएशन होगा, ना ही सबमेटिव होगा। ऑप्शन नंबर आपका नीड असेसमेंट होगा, सी इज़ द राइट आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो वह मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एक आत्मविश्लेषी स्व रिपोर्ट या प्रश्नावली है जिसका उद्देश्य विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्राथमिकताओं को इंगित करना कि लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं और निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट के आधार पर सवाल है और अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे अगर हम बात करें बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री की बात, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और द मिनीसोटा अगर हम बात करें, आपने नाम सुना ही होगा, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और हरमन रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट होता है, ये भी गलत हो जाएगा। बट ये आपके सामने जो है मायर्स ब्रिग्स प्रकार के संकेतक हैं, जहाँ पे आप लोग बोलते हैं मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर्स, है ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, टाइप इंडिकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका। इसको हम लोग बोलते हैं IBM, जो इस प्रश्न का सही जवाब होता है। इसमें अगर हम बात करें तो MBTI इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता किशोरों के लिए एक सहायता समूह की सुविधा प्रदान करेगा और वह वर्तमान में समूह के साथ या समूह के समय ही उसकी स्थापना कर रहा होता है और उसके सदस्यों का अनुसरण करने के लिए योजनाओं, नियम और अपेक्षाओं का एक समूह बना रहा होता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता वह महसूस करता है कि सदस्य शुरू में दूसरों से भावनात्मक रूप से दूर महसूस
कर सकते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता समूह प्रक्रिया को किस अवस्था को दर्शाएगा, है ना। तो याद रखिएगा ये बेसिकली बिगिनिंग से संबंधित होता है और शुरुआत ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही जवाब माना जाएगा, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। मध्यवर्ती बेसिकली इंटरमीडिएट, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये मिडिल आपका हो जाएगा, ये मिडिल, और ये आपका लास्ट में एक अंत है यानी एंड हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट भी नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिगनर वाला, ठीक है। एक मारपीट करने वाला अपने शिकार से वादा करता है कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार के बाद मारपीट करने वाला पीड़ित को कई बार माफ़ी मांगता है और पीड़ित के लिए प्यार और देखभाल की घोषणा भी करता है। तो हिंसा के चक्र में किस चरण का ये बल्लेबाज है? तो ये भी सवाल हमारे सामने इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अगर हम बात करें बैटर्स यानी साइकिल ऑफ वायलेंस की बात हो रही है, तो ये फेज़ थर्ड है जहाँ पर बेसिकली आपको बता दूं नैतिकता के बारे में जिक्र किया गया है। तो इज़ द राइट आंसर फेज़ थर्ड, है ना, ये आपका करेक्ट जवाब मिलेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि जो साइकिल ऑफ वायलेंस फेज़ वन है वो बेसिकली टेंशन्स बिल्डअप करता है ना, वो टेंशन बिल्डअप करता है, ठीक है। और जो फेज़ टू है वो बटरिंग जो है इंसिडेंट की बात करता है, और जो फेज़ थर्ड है वो लविंग जो है लविंग कंट्रक्शन की बात करता है, और जो फोर्थ है वो बेसिकली होमोमून का बात करता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे थर्ड इज़ द राइट आंसर आपका माना जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता मादक द्रव्यों के सेवन के लिए ग्राहक के इतिहास का आकलन कर रहा होता है। तो मादक द्रव्यों के सेवन में विकारों की जटिल प्रकृति के लिए कौन सा मॉडल सबसे व्यापक व्यवस्था प्रदान करेगा? ठीक है, सही जवाब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बायो साइको सोशल डेवलपमेंट इज़ द राइट आंसर आपका माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, और भ्रम और मति भ्रम के बीच क्या अंतर है? जब एक सामाजिक कार्यकर्ता मनोरोग मुद्दों के साथ पेश करने वाले ग्राहकों के साथ आकलन कर रहा होता है तब। तो इसका सही जवाब जो होगा भ्रम झूठा है, इसके विपरीत साक्ष्य के बावजूद निश्चित विश्वास है, जबकि मति भ्रम सुनना, देखना, सूंघना या कुछ ऐसा महसूस करना जो वास्तविक ना हो। तो यही ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि अंतर्जात में क्या अंतर है? जहां अवसाद और बहिर्जात अवसाद जब ए सामाजिक कार्यकर्ता के साथ आकलन कर रहा है और हल्के अवसाद के साथ पेश करने वाले क्लाइंट के लक्षण फिर क्या हो सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें 4 ऑप्शन आपके सामने अगेन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जो रिप्रेजेंट आपको अगर आप बात करें तो ऑप्शन नंबर आप सी को देखिए, अंतर्जात अवसाद एक जैविक रासायनिक असंतुलन के कारण होता है, जबकि बहिर्जात अवसाद जो होता है वो घटनाओं और मनोसामाजिक तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण नहीं है? ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अच्छा सवाल है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब माना जाएगा मुआवजा बेसिकली, जिसका इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखेंगे कॉम्पेंसेशन की बात मैंने आप लोगों से कर रखा है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि के अनुसार बीएफ स्किनर जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग विकसित किया है, जो ऑपरेंट तकनीकी की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रशंसा या पुरस्कार का उपयोग करती है, तो बताइए वह व्यवहार कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब जो होता है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें पॉजिटिव की निगेटिव पनिशमेंट होगा कि रेनफोर्समेंट होगा। यहाँ पे बेसिकली जो सकारात्मक रेनफोर्समेंट है यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न थे यूजीसी नेट के लिए और एम्स के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आरपीएससी के लिए भी ये थे, और उन्हीं के साथ साथ ये सेट के जो सोशल वर्क से संबंधित हैं, जो समाज कार्य से रिलेटेड थे, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को भी जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।